हिमांशु वर्मन। आप देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9। अब से पहले हमने लेक्चर नंबर 8 देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर हमने देखा था व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मौद्रिक नीति किसको कहते हैं। लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था और उसके 2 टाइप्स देखे थे हमने। 2 टाइप्स में हमने देखे थे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। हमने ये 2 चीज़ें कवर कर ली थी और हमने लास्ट में भी ये देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के मोटिव क्या है। अब देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, ये 2 टाइप्स के कंट्रोल यूज़ करता है आरबीआई, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। वे कौन कौन से? क्वांटिटेटिव कंट्रोल और सेलेक्टिव कंट्रोल। क्वांटिटेटिव कंट्रोल में हम देखते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपका VRR, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशो, जिसके अंदर 2 चीज़ें आती है, कैश रिजर्व रेशो और SLR। ठीक है, SLR का मतलब होता है आपका स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। फिर हम पढ़ेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट और MSF रेट। ठीक है, सेलेक्टिवली कंट्रोल में हम पढ़ेंगे मार्जिन लिमिट, मोरल प्रेशर, क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है, ये हम चीज़ें पढ़ेंगे, आज कवर कर लेंगे सारा कुछ इस लेक्चर में। मे भी पॉसिबल, पूरा कोशिश मेरी ये रहेगी पॉसिबल हो जाए। चले, क्वांटिटेटिव कंट्रोल पहला पॉइंट है हमारा ये रहा। क्वांटिटेटिव कंट्रोल में हम पहले ये सारे पॉइंट्स देख लेंगे, ये आपके सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस लेक्चर में स्टार्टिंग में। चलिए अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल में पहला पॉइंट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तरलता समायोजन सुविधा। आरबीआई इसका यूज़ कैसे करता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में, मार्केट में जो पैसा है उसको कंट्रोल करने में कैसे ये यूज़ कर रहा है, या महंगाई को कैसे रोक रहा है। क्योंकि मार्केट में पैसा होगा तो महंगाई ज़्यादा होगी और मार्केट में पैसा कम होगा तो महंगाई कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ पर एक दूसरे से क्या कर रही हैं, ये मेल खा रही हैं। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करता है शॉर्ट टर्म का यूज़। किसका? शॉर्ट टर्म। आरबीआई शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन, अल्पकालिक अवधि के लिए जो हमारी मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल करता है। कौन? हमारा आरबीआई, इसका यूज़ करके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का यूज़ करके। आप कहोगे सर कैसे हो सकता है ये कि आरबीआई LAF का यूज़ करके, LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का यूज़ करके शॉर्ट टर्म के लिए इन्फ्लेशन रेट को जो है वो कम कर दे या उसको कंट्रोल कर दे, उस पर क्या करे, कंट्रोल कर ले। हाउ? तो मैं बताता हूँ, इस टाइप से होता है। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। किसके अंदर? LAF के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। हमने पढ़ा था क्या क्या, अभी आप ऊपर देखोगे तो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट रेपो रेट। और मैंने पहले ही बता दिया है ये कैसा कंट्रोल है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल है। शॉर्ट टर्म, पहले बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म। ठीक है, आप कहोगे सर शॉर्ट टर्म में अच्छा रेपो रेट कैसे यूज़ होगी। आइए सपोज दैट मैं बोलता हूँ, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो होता है ना, जो आरबीआई होता है वो बैंकों को लोन देता है और जिस रेट पर दे रहा है, जिस रेट पर दे रहा है, जिसको मैं आर बोलता हूँ, रेट पर दे रहा है, वो कहलाती है आपकी रेपो रेट। ध्यान रखना, ये रेपो रेट किसके अंडर आ रही है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। ठीक है, यदि आरबीआई शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रहा है और वो बैंकों को रेपो रेट पर लोन दे रहा है, समझ रहे हो, तो वो पार्ट हुआ किसका? शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल का। इसमें क्या होता है, आरबीआई बैंकों को एक रेट पर, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट, लोन देता है। बैंक इनको क्या देता है? सिक्योरिटी के लिए। भाई ऐसे तो कोई भी लोन नहीं देगा आरबीआई किसी बैंक को, समझ रहे हो भाई, आपको सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी ना। ये रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ, बैंक रखते हैं आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ, और आरबीआई एक रेट पर बैंक को पैसा देती है। अब मान के चलो रेपो रेट यदि कम है, रेपो रेट यदि मैं बोलता हूँ लो है, कम है, आपको क्या लगता है कि लिक्विडिटी क्या होगी? बताओ भाई, ब्याज दर यदि कम है तो कोई भी आदमी जब कम ब्याज पे पैसा मिल रहा होता है, सपोज दैट आज हमको शादी के लिए मान लो किसी आपके घर में आपके पापा को शादी के पैसों के लिए ज़रूरत है, उनको चाहिए 20 लाख रुपए कैश चाहिए उनको। ठीक है, 20 नहीं मानो 5 लाख रुपए कैश चाहिए उनको।
तो वे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ब्याज दर कहाँ पर कम है। यदि ब्याज दर कम हुई, सपोज दैट एक जगह मिल रहा है 1% पे, ठीक है, एक जगह मिल रहा है 5 लाख 5% पे, तो हम किसके पास जाएंगे? 1% वाले के पास जाएंगे। हो सकता है 1% हमको दिखेगा यार बहुत कम है 1%, हम 5 की जगह 10 लाख ले लेंगे, तो आपकी जेब में पैसा क्या आ गया? ज़्यादा आ गया ना। तो ऐसे क्या होता है, यदि रेपो रेट कम होगी तो मार्केट में पैसा कैसे जाएगा? ज़्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, आरबीआई ने लोन दिया बैंक को, बैंक के पास पैसा है, बैंक किसको लोन देगा? आदमियों को तो लोन देगा ना, अपने सिटी जो हमारे कंट्री के सिटीज़न हैं उनको तो लोन देगा ना, जिनको ज़रूरत है। किसी को इंडस्ट्री खोलनी है, किसी को बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना, किसी को होम लोन, किसी को मकान बनाना है, बैंक के पास होगा जब तो देगा। जब जब यहाँ पैसा आएगा, किसी ने इंडस्ट्री खोल दी, सब इनमें से एक ने इंडस्ट्री खोल दी, तो मान के चलो इंडस्ट्री खोल दी, उसका प्रोडक्शन होने लगा तो लोगों को भाई रोज़गार भी मिला इसकी इंडस्ट्री खोलने पर। प्रोडक्शन हुआ, माल बिका, लोगों ने माल खरीदा, फिर क्या हुआ? पैसा आने लगा बाज़ार में। इस तरह पैसा सर्कुलेशन होता है, ठीक है, सर्कुलेट होता है। अब रेपो रेट यदि मान लो, अब बैंक ने क्या करा? बैंक ने अच्छा खासा पैसा ले लिया क्योंकि रेपो रेट कम थी। रेपो रेट कम थी तो फिर लिक्विडिटी भाई ज़्यादा होगी मार्केट में, पैसे की, पैसा ज़्यादा पहुंच गया मार्केट में। अब मैं बोलूँ रेपो रेट जो है, यदि उसको मैं हाई कर देता हूँ तो क्या बैंक ज़्यादा लोन लेगा? पैसा नहीं लेगा, क्योंकि भाई उसको कहाँ से वो चुकाएगा? उसका तो इंटरेस्ट रेट ही ऐसा है, साला 20% रेट पे पैसा दे रहा है आरबीआई एक नॉर्मल बैंक को, तो बैंक तो नहीं लेगा पैसा ज़्यादा, वो अपनी ज़रूरत से भी कम का पैसा लेगा। वो ही वेट करेगा जब रेपो रेट गिर जाएगी, जब ले लूँगा पैसे, समझ रहे हो? तो रेपो रेट जब ज़्यादा होगी तो लिक्विडिटी क्या होगी? लो होगी, क्योंकि बैंक के पास जब पैसा कम होगा तो लोगों के पास भी पैसा कम जाएगा, क्योंकि बैंक भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई। तो बैंक फिर सिटीजन भी घबराएंगे बैंक से पैसा लेने के लिए कि यार इसका तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी है, तो हम तो नहीं चुका पाएंगे इतना पैसा। तो ये होती है आपकी रेपो रेट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रेपो रेट किसके अंदर आ रही है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के। इसका यूज़ करके आरबीआई मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। वही डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल इसमें भी अप्लाई हो रहा है, मैंने बोला था ना आपको, तो मैंने आपको बता दिया। मार्केट में पैसा होगा तो डिमांड होगी तो सप्लाई कम होगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने लगी, फिर वो सप्लाई बढ़ाने के लिए जो आपका जो प्रोडक्शन कर रहा है माल की, वो अपनी लेबर बढ़ाएगा, सब चीज़ें बढ़ाएगा, फिर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ती रहेगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इससे अगला पॉइंट हम पढ़ रहेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा पॉइंट हमने देखा? अभी तक हमने देखा रेपो रेट, अब देखते रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट, वो आप बोलोगे कि सर रेपो रेट तो समझ में आया, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? अब मैं बताऊंगा रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। रिजर्व मतलब उल्टा होना, ठीक है। मैं कैसे? जैसे मैंने बोला आरबीआई ये बैंक, अब आरबीआई देख रहा है कि भाई बैंक के पास ज़्यादा पैसा है और मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो आरबीआई बोलता है कि देखो भाई ऐसा है, तुम मुझे लोन दो। अब बैंक देगा लोन किसको? आरबीआई को। आरबीआई रखेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ या बॉन्ड्स इसके पास। किसके पास? ये खुद के बॉन्ड्स रखेगा, खुद के। ये जो बॉन्ड्स है, बैंक ने अपने बॉन्ड्स रखे आरबीआई के पास, और आरबीआई अपने बॉन्ड्स रखेगा बैंक के पास, ठीक है, समझ रहे हो? अब आरबीआई ने बोला भाई, आरबीआई तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा कि भाई मुझे कितने पे, तुमसे कितने इंटरेस्ट पे लोन चाहिए। उसने बोला भाई मुझे, अभी आरबीआई को देख रहा है कि मार्केट में बहुत पैसा है, मुझे मार्केट से वो पैसा खींचना है अपनी ओर, मार्केट में पैसा कम रखना है। तो आरबीआई क्या बोलेगा? ठीक है तुम मुझे लोन दो, मैं तुम मुझे 20% पे लोन दो। आरबीआई ने बोला बैंक को कि तुम मुझे है ना 20% पर लोन दे दो। बैंक का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई, उसको तो 20% का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना अपनी अमाउंट पे, जो बैंक ने आरबीआई को दिया। यदि आरबीआई ने लोन दिया 10 लाख रुपए, किसको? बैंक को, सॉरी, यदि बैंक ने लोन दिया आरबीआई को 10 लाख रुपए, तो आरबीआई बैंक को देगा भी तो 10 लाख प्लस 20% का इंटरेस्ट, समझ रहे हो? बट शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। आरबीआई ने बैंक ने 1 साल के लिए दिया है पैसा, बैंक ने 1 साल के लिए पैसा दिया है आरबीआई को,
आरबीआई ने कहा ठीक है मैं भैया 1 साल बाद तुम्हें लोन का पैसा भी दूंगा और इंटरेस्ट भी दूंगा। 1 साल तक के लिए जब तक मार्केट में पैसे की क्या होगी, कमी होगी, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। तो समझ गए, ये काम होता है रिजर्व रेपो रेट का। ठीक है, कोई भी यदि डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट में डाल देना, आगे मैं उस पर डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे एक जल्द ही न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है मेंस को लेकर। ठीक है, चलिए, तो मैंने बता दिया आपको आरबीआई बैंक कैसे काम कर रहा है रिजर्व रेपो रेट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इससे भी अब मान लो रिजर्व रेपो रेट है, यदि हाई हो गई तो लिक्विडिटी क्या होगी, बताओ। रिजर्व रेपो रेट हाई हो गई तो मार्केट में लिक्विडिटी भी क्या होगी, हाई होगी। बिकॉज उसका रीज़न है क्योंकि 1 साल बाद ये जो पैसा है अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो मार्केट में पैसा कम हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में पैसा कम हो गया, लेकिन 1 साल बाद जब आरबीआई अपना अमाउंट भी देगा और इंटरेस्ट भी देगा तो जब लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में एकदम से बहुत पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए, अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ा, रेपो रेट पढ़ा है, रिजर्व रेपो रेट पढ़ा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत। अब हम देखेंगे वेरिएबल। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरिएबल रिजर्व रेशो वाला जो है, वेरिएबल रिजर्व रेशो देखते हैं। आइए दूसरा पॉइंट बनाते हैं। हम देख रहे हैं वेरिएबल रेशो, वेरिएबल रिजर्व रेशो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपके हिंदी में, 1 मिनट में याद कर लेंगे, इसको बोलते हैं परिवर्तनीय कोष अनुपात। परिवर्तनीय कोष अनुपात या रेशो भी बोल सकते हो आप। ठीक है, चलें, अब इसमें होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग मैं पहले बता देता हूँ इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे शेड्यूल बैंक हैं, शेड्यूल बैंक इट मीन्स जो भी हमारी आरबीआई की लिस्ट में शामिल हैं, जैसे हमारे एसबीआई, हमारा यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, समझ रहे हो, तो ये सब रजिस्टर्ड हैं आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, इनको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। ठीक है, इनको, इन बैंकों को ना मैं लिख दूँ, It sounds like you're asking about a scheduled bank. शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, एग्जांपल के मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल एसबीआई, यूनियन बैंक आपका। ठीक है, एसबीआई यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। ठीक है, ये सब अदर बैंक है, ये सब जो है शेड्यूल बैंक में शामिल होते हैं। अब वेरिएबल रिजर्व रेशो के अकॉर्डिंग आरबीआई एक्ट के जितने भी शेड्यूल बैंक हैं, ठीक है, उनको अपनी कुछ राशि या कुछ अमाउंट रिजर्व कोष में रखना होता है। ठीक है ना, रिजर्व रेशो, रिजर्व फंड कोष में रखना होता है। किस में रखना होता है, इन सभी बैंकों को अपना जितना भी इनके पास मनी है उसका कुछ परसेंट कहाँ रखना होता है, रिजर्व फंड में। और किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। किसके पास रखना, आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये रिजर्व फंड जो है ना, रिजर्व फंड है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, CRR और SLR। ठीक है, अब हम देखते हैं CRR क्या होता है। CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बैंकों को, एक ये बैंक है, ये आरबीआई। ठीक है,
बैंक को अपने NDTL का कितने का, NDTL का कुछ परसेंट हर साल अलग अलग हो जाता है और हर बैंक का NDTL अलग अलग है। NDTL का कुछ परसेंट जो है कैश के रूप में, किसमें, कैश, ना कि बॉन्ड, ना ही कैपिट, ना ही सोना गोल्ड, कुछ इसी था, कैश के रूप में NDTL का कुछ परसेंट कैश के रूप में RBI के पास सबमिट करना होता है। और RBI इस पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट नहीं देगा, RBI इस पर आपको ब्याज इंटरेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये ना लॉन्ग टर्म कंट्रोल है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमने ऊपर पढ़ा था आपको, है ना, वो जैसे हमने RR पढ़ा था, मतलब रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, वो शॉर्ट टर्म कंट्रोल है। ये है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अकॉर्डिंग हम रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट पढ़ते हैं, वो होती है शॉर्ट टर्म कंट्रोल। और वेरिएबल रिजर्व रेशो, जिसके अकॉर्डिंग हम CRR और SLR पढ़ रहे हैं, वो होती है लॉन्ग टर्म कंट्रोल, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म कंट्रोल, इट मीन्स सालों तक के लिए, बहुत सालों तक के लिए, है ना। तो बैंक के पास जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, उनको सबको सबमिट करना होगा अपने NDTL का कुछ परसेंट हिस्सा RBI के पास कैश के रूप में। और RBI इस पर बिल्कुल भी ब्याज नहीं देता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ये किस लिए काम होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर को कम करने में कारगर सिद्ध होता है, मतलब अच्छा फायदेमंद होता है, ठीक है, समझ गए। यदि CRR कम होगी, CRR कम होगी, मान लो RBI बोलता है कि मेरे पास तुम ना ज़्यादा टाइम पैसे मत रखो, 10 लाख ही रख दो, CRR यदि कम होगी तो बैंक के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा बच जाएगा लोगों को उधार देने के लिए। तो जब लोगों को उधार देने के लिए पैसा बच जाएगा तो वो पैसा मार्केट में जाएगा, तो लिक्विडिटी क्या होगी, बताइए, लिक्विडिटी होगी हाई, तरलता, ठीक है। यदि CRR हाई है तो बैंक बोलता है कि तुम्हारे पास जितना भी अमाउंट है उसका 80% भाई, RBI बोलता है बैंक को कि तुम्हारे पास 100% पैसा है, 100% का 80% तुम मुझे दे दो कैश रिजर्व रेशो के रूप में, ठीक है। तो क्या हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई, क्योंकि बैंक के पास तो 20% ही पैसा बचा, और वो 20% पैसा सिर्फ 20% लोगों में ही जा सकता है। तो क्या हुआ, लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसमें बोला था RBI कि भाई तुम्हारे पास 100% पैसा है, उसमें से मुझे 20% दे दो। जब 20% बैंक RBI को दे देंगे तो उनके पास 80% बचा, 80% पैसा बचा बैंक के पास, तो बैंक अपना 80% पैसा किस पे चलाएगा, लोन पे चलाएगा। जब वो लोन पे चलाएगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसी तरह CRR के तहत यदि CRR बढ़ा दे, बैंक बोले कि कैश रिजर्व रेशो तुम मेरे पास अब 100% में से 80% रखोगे, जब वो आप 80% CRR RBI ने बढ़ा दी ना, बोला कि 80% मुझे पैसा दो, तो 20% बैंक के पास बचा। अब बैंक 20% लोगों को देगा तो लिक्विडिटी तो वैसे ही कम है, क्योंकि पैसे ही कम बचा बैंक को उधार देने के लिए। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ठीक है। समझ गए ना आप मैं कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर दें। चलें, वेरिएबल रिजर्व रेशो का, वेरिएबल रिजर्व का दूसरा पार्ट है आपका, इसमें ये होता है SLR, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। इसमें क्या होता है, इसमें RBI बोलता है, क्या बोलता है, RBI बोलता है कि, अब मैं बोल रहा हूँ, देखो RBI ने, ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म कंट्रोल है इन्फ्लेशन पे। ये जो गैजेट है जिसका यूज़ RBI करता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी बोलते हैं इसका, RBI बोलता है बैंकों को कि बैंक भाई तुम्हारा NDTL जो भी है, आगे अभी हम NDTL समझेंगे, NDTL क्या होता है ना, उसको मैं बताऊंगा। तुम्हारा जो भी NDTL है उसका कुछ परसेंट हिस्सा आप अपने पास रख लो, अपने पास ही रख लो, ठीक है, अपने पास ही रख लो, मुझे मत दो, अपने पास रखो। बट आप उस पर, आप अपने पास रखो, वो चाहे गोल्ड के रूप में रखो, चाहे वो कैश के रूप में रखो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटियों के रूप में रखो, ठीक है, रख लो। ये पैसा बस आप यूज़ नहीं कर सकते लोगों को देने के लिए, ठीक है।
इससे क्या होगा, अब भाई बैंक के पास मान लो 100 करोड़ थे, आरबीआई ने बोला भाई ऐसा है एनडीटीएल का कुछ परसेंट मान लो 50 करोड़ आप अपने एसएलआर के लिए रखो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अपने पास रख लो 50 करोड़ इसमें रख लिए, बचे 50 करोड़। अब वो 50 करोड़ जो अपने पास रखा है ना, तो वो उधार के लिए दे सकता है, कैसे भी नहीं दे सकता। और उस 50 करोड़ में ये गोल्ड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, या मिक्सअप हो सकता है, बट जो 50 करोड़ है वही चला सकता है मार्केट में। लेकिन जो 50 करोड़ आरबीआई ने बोला एसएलआर के रूप में अपने पास रखने के लिए, वो पैसा बैंक नहीं चलाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में पैसा कम जाएगा, सीधी सी बात है। यदि एसएलआर बढ़ाएगा, तो मैंने बताया एसएलआर बढ़ा तो लिक्विडिटी क्या हुई, बताइए बच्चों, लिक्विडिटी हुई कम। एसएलआर कम हुआ तो लिक्विडिटी हुई ज़्यादा, ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं एनडीटीएल क्या होता है ना। मैं एनडीटीएल बहुत बार गा रहा हूँ, एनडीटीएल के बारे में हम जान लेते हैं। एनडीटीएल होता है पहला नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़। ये बना होता है किससे मिलकर, वो देखते हैं। ये होता है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, डिमांड लाइबिलिटी एंड टाइम लाइबिलिटी। डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है। अब इन दोनों, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों बनाती हैं जीडीटीएल। जीडीटीएल मतलब, जीडीटीएल का मतलब होता है ग्रॉस डिमांड। अभी मुझे लिखने दो, मैं फिर पूरा बताऊंगा आपको। टाइम लाइबिलिटीज, फिर एक होता है जीडीटीएल माइनस आईबीएल, एक होता है आईबीएल, मतलब इंटर बैंक लाइबिलिटीज, ठीक है। अब एनडीटीएल क्या हुआ, जीडीटीएल माइनस आईबीएल, ये होता है आपका एनडीटीएल, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ कि एनडीटीएल जो नेट डिमांड टेबिलिटी से बनती कैसे है। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ बनती है ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ माइनस इंटरबैंक लाइबिलिटीज़, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए जो हमारा जीडीटीएल है वो दो चीज़ों से बनता है, ग्रॉस डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़, आपने देखा डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ मतलब देता है जो हमें देनी है, ठीक है। आप बैंक में जाते हो, आज आपने पैसा जमा करा, नॉर्मल पैसा जमा करा अपने अकाउंट में बैंक में, ठीक है। आपने बोला बैंक में आज पैसा जमा करा, कल आपने निकाल लिया, तो वो क्यों, क्योंकि वो आपकी डिमांड थी। आज आपने पैसा जमा कर दिया, कल आपको जरूरत पड़ी आपने निकाल लिया। तो वो पैसा नॉर्मल कैसे होता है, जो हम सेविंग अकाउंट में भी जमा करते हैं, वो होता है डिमांड डिपॉजिट, जब आपको जरूरत होगी जब आप निकाल लेना। एक होता है टाइम डिपॉजिट, क्या होता है टाइम डिपॉजिट, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा एफडी, फिक्स डिपॉजिट, मतलब एक टाइम के लिए फिक्स करा देना कि भाई 1 साल के बाद मैं पैसा निकालूंगा अपना, ठीक है। 1 साल के लिए आपने पैसा जमा करा दिया बैंक में कि ये भाई मेरा अमाउंट है, मैं 5 साल बाद निकालूंगा, 1 साल छोड़ो 5 साल बाद निकालूंगा, ठीक है, जिस पे आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहता है बैंक की साइड से। आपने एफडी करवा ली, वो एफडी क्या हुई, टाइम डिपॉजिट हुई। उन दोनों का मिक्सचर क्या हुआ, ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। बैंक के पास जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है प्लस जितना भी टाइम डिपॉजिट है वो मिलकर हुआ जीडीटीएल, ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। अब आप बोलोगे सर आईबीएल क्या होता है, आईबीएल होता है इंटरबैंक लायबिलिटीज़। मतलब मान लो एक बैंक ने दूसरे बैंक से, मैं बैंक और आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैंक से बैंक की बात कर रहा हूँ, एसबीआई से यूनियन बैंक, मैं बोल रहा हूँ एसबीआई से एचडीएफसी बैंक, इस टाइप से मैं बात कर रहा हूँ। एक बैंक ने दूसरे बैंक से उधार लिया, ठीक है, वो ओवरनाइट के लिए लिया, उसको पता है कि मुझे एसबीआई ने उधार, एचडीएफसी ने उधार लिया एसबीआई से, ठीक है, तो एचडीएफसी को भाई वो पैसा तो देना होगा, किसको देना होगा, बैंकों को देना होगा ना, क्योंकि बैंक से बैंक का पैसा लोन लिया गया, ठीक है। तो वो कहलाती है इंटरबैंक लायबिलिटीज़। मतलब
HDFC ने SBI से पैसे लिए उधार के लिए, बोला मैं 1 साल के अंदर आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वो HDFC की कैसी हो गई, लाइबिलिटीज़ हो गई। HDFC की क्या हो गई, वो लाइबिलिटीज़ हो गई, मतलब कि HDFC को SBI को पैसा देना होगा, ठीक है। अब NDTL बना कैसा है भाई, GDT है, ग्रोस डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ माइनस इंटरबैंक लाइबिलिटीज़। बैंक जो पैसा लोगों का है और उसमें से घटाएंगे जो हमें बैंकों को देना है, एक बैंक को दूसरे बैंक से जो उधार लिया गया है, उसको घटा के बनाते हैं NDTL। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वही NDTL हम यहाँ बात कर रहे थे भाई, सी कैश रेशो में भी NDTL का कुछ % बैंक को RBI के पास जमा करना होगा, और SLR में भी बैंक को अपने जितना भी अमाउंट है उसका NDTL का कुछ % अपने पास रिजर्व रखना होगा, ठीक है। तो NDTL मैंने बता दिया आपको क्या होता है, सीधी सी बात है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ में होता है कि आपका जितना भी डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है और डिमांड डिपॉजिट है उसमें से घटा देंगे हम बैंकों की उधारी जो अन्य बैंकों को देनी है, ठीक है। बात करें, और हर बैंक का NDTL अलग अलग है। आप कहोगे सर हर बैंक का NDTL अलग अलग कैसे होता है, NDTL इसलिए अलग अलग होता है हर बैंक का क्योंकि हर बैंक की उधारी अलग अलग है। IBL सबका अलग अलग होगा तो NDTL भी अलग होगा। और किसी में भाई डिमांड डिपॉजिट किसी बैंक में बहुत अच्छा होता है, किसी में नहीं, जैसे SBI का भाई अमाउंट बहुत अच्छा है, यूनियन बैंक का कम है, तो हो सकता है कि यूनियन बैंक का NDTL भी कम हो। सिंपल सी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या देखा हमने, CRR देख लिया, SR। अब देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। हम देख रहे हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। इसमें क्या होता है, RBI ये बोलता है कि भाई मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ जो हैं इसमें लोन का काम नहीं होता, पहले बोलो इसमें लोन का काम नहीं होता है। इसमें होता है कि RBI बोलता है कि भाई ऐसा है, मैं खुले बाज़ार में अपनी जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ हैं उनको मैं बेच रहा हूँ, या तो मैं बैंकों से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ खरीद रहा हूँ, या लोन की बात नहीं हो रही है, खरीदने की बात हो रही है और बेचने की बात हो रही है, सेलिंग और परचेज की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, लिक्विडिटी घटेगी या बढ़ेगी। आइए कैसे, जैसे RBI है, ठीक है। RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटियों को यदि खरीदता है बैंक से, ठीक है ना। मैं सपोज दैट मैं बोल दूँ RBI क्या करता है, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, जस्ट वेट, है ना। देखो ये ऐसा है कि RBI है, ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटियों का लेन देन करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मान लो बैंक ने बोला RBI को जरूरत हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, तो RBI किसको कहेगा, बैंक को कहेगा। जब बैंक को कहे तो बैंक ने अपनी RBI सिक्योरिटी क्या कर दी, बेच दी, किसको, RBI को। इट मीन्स RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ खरीद रहा है। जब वो खरीद रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ, ठीक है, और बैंक बेच रहा है, तो RBI क्या देगा, पैसा देगा बैंक को। यदि RBI सिक्योरिटियाँ 100 करोड़ की हैं, वो यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ 100 करोड़ की किसी बैंक के पास रखी है और वो RBI मांग रहा है, हमने वो RBI को दे दी हैं, ठीक है, तो RBI हमें 100 करोड़ देगा क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस कितना था, 100 करोड़ था। मैं यहाँ वही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ थी, RBI को जरूरत है गवर्नमेंट सिक्योरिटियों की, RBI ने बोला बैंकों की भी तू मुझे दे दे, RBI ने बोला बदले में मैं तेरे को भाई 100 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है भाई, पक्का हुआ डन। अब जब इस बैंक ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ बेच दी और RBI ने खरीद ली, RBI के पास आ रही है ना, तो खरीद रहा है ना RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ, ठीक है, और RBI ने पैसे दे दिया बैंक को, तो लिक्विडिटी क्या होगी मार्केट में, बढ़ेगी, क्योंकि बैंक के पास आ गया पैसा। बैंक इस पैसे से पैसा कमाएगा ना,
बैंक भी तो लोन देगा, समझ रहे हो नहीं, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे रूप से अब आरबीआई बोलता है कि भाई मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा हूँ और फ़ायदा बहुत होगा, तो क्या होगा, बैंक खरीदेंगे। जब बैंक खरीदेंगे, बैंक बाद में, क्योंकि क्या पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का आने टाइम में रेट बढ़ जाए, तो बैंक खरीदेंगे मुनाफा कमाने के लिए। जब बैंक ने खरीदा तो पैसा किसके पे गया, आरबीआई पे गया, तो लिक्विडिटी क्या हो गई, कम, क्योंकि बैंक को पैसा देना पड़ा आरबीआई को, तो लिक्विडिटी होगी मार्केट में कम। तो ये होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, मैं लिख देता हूँ प्रतिभूति, या मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटीज़, जिसको मैं बार बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर रहा हूँ, वो होती क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सिक्योरिटियाँ वे सभी डॉक्यूमेंट्स जिनका यूज़ करके हम बाज़ार से, जिनका यूज़ करके हम मार्केट से क्या ले सकते हैं, मनी, ठीक है। वे सभी क्या कहलाती हैं, सिक्योरिटीज कहलाती हैं। बॉन्ड्स हो गए जैसे आपके, है ना, इस तरह आगे पढ़ेंगे, मैं सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। और जो सरकार की तरफ से जारी होते हुए सरकारी प्रतिभूतियाँ, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स या ऐसे बॉन्ड्स जिनका हम मार्केट में यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं, वो सिक्योरिटीज़ कहलाती है, ठीक है। अब हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया है, अभी की तक हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन देख लिया। अब हम देख रहे हैं एमएसएफआर, उसके बाद देखेंगे बैंक रेट। एमएसएफआर को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। हिंदी में आप बोल सकते हो उसको सीमांत स्थायी सुविधा दर, हिंदी में सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये होता क्या, इसके अकॉर्डिंग होता क्या, आरबीआई एक्ट के, मैं बोल रहा हूँ आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग वह इंटरेस्ट रेट जिसके बेस पर आरबीआई शेड्यूल्ड बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक को ओवरनाइट के लिए लोन देता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, एमएसएफ रेट क्या होती है, मैं अब एक और बार मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट ये एक बैंक है, ये आरबीआई है, ये बैंक है, बैंक जालिया घाटे में है, भाई इसका हो गया लॉस, बहुत तगड़ा लॉस हो गया बैंक का, बैंक घाटे में जा रहा है। और बैंक को अपनी जो डिमांड डिपॉजिट है लोगों की और टाइम डिपॉजिट है उसको बना के भी रखना है, लोगों को पैसे भी देना, और बैंक को अपना बैंक का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखना है। अब बैंक को इमरजेंसी पैसे की जरूरत है, तो बैंक जाता है आरबीआई के पास, कहता है भाई मुझे पैसा चाहिए। आरबीआई बोलता है ठीक है, तेरे पास जितना एनडीटीएल है, जितने भी करोड़ का एनडीटीएल तेरे पास पड़ा है उसका मैं 1% भी दूंगा, ठीक है। अब बैंक है, कोई फकीर आदमी तो है नहीं कि उसके पास एनडीटीएल से 10 रुपये होगा या 100 रुपये होगा या 10 लाख होगा, भाई इनके पास एनडीटीएल करोड़ों में होते हैं, ठीक है। तो बैंक ने बोला, आरबीआई ने बोला ठीक है भाई मैं तुझे पैसे दूंगा क्योंकि तू बहुत घाटे में जा रहा है, दूंगा एक रात के लिए ही, जिसको बोलते हैं ओवरनाइट। बैंक ने बोला भाई ठीक है ओवरनाइट दूंगा, ओवरनाइट लोन दूंगा, बट दूंगा तेरे पास जितना एनडीटीएल है उसका 1%, ठीक है।
केवल 1% ही दूंगा, वो भी दूंगा उधार लोन के रूप में, ठीक है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। कैसी है? इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि ये इमरजेंसी इसलिए क्योंकि बैंक को भाई घाटे से भी तो निकालना है ना। इसके पास पैसा आ जाएगा तो उसका अगले दिन की जो प्रक्रिया है लेन देन की, जिसकी डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट होगी, वही पूरा कर देगा बैंक। फिर आराम से सर्कुलेशन में बैंक अपना वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये आती है इमरजेंसी में और ये होती है ओवरनाइट के लिए लोन देना, ठीक है। और एनडीटीएल का कितना? सिर्फ 1% दिया जाता है। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसमें निश्चित है एनडीटीएल का 1% ओनली। आरबीआई पैसा देता है ओवरनाइट के लिए एनडीटीएल का ओनली 1%। और हमेशा याद रखना ये इमरजेंसी चीज़ है। और इमरजेंसी में आपने देखा है ना, किसी अस्पताल में चले जाओ और इमरजेंसी में आप चले जाओ तो वहाँ पर फीस का जो चार्ज है वो ज़्यादा होता है। तो आप मान के चलो MSFR जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है, वो ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू रेपो रेट। भले ये शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा हो, फिर भी तो बहुत ज़्यादा होगी ना। दोनों ही शॉर्ट टर्म टूल्स है, ये भी शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये ओवरनाइट के लिए 1 साल से कम के लिए दोनों काउंट तो हो रहे हैं ना शॉर्ट टर्म में। तो बट ये इमरजेंसी में हो रहा है यूज़ MSFR, तो इसलिए इसकी रेट हाई होगी, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा अकॉर्डिंग टू रेपो रेट, ठीक है। अब आप समझ गए यहाँ पे इस पॉइंट को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं बैंक रेट। अब बोलोगे सर बैंक रेट, अब हम देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट वो होता है जब आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। क्या देता है? बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है, और जिस रेट पर देता है वो रेट होती है बैंक रेट, ठीक है। यहाँ पे ये VRR और VRR मतलब वेरिएबल रिजर्व रेशो एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से अलग होती है। ये नॉर्मल होता है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ये सब कंट्रोल इसके अकॉर्डिंग नहीं आती है। ये बैंक रेट एक नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है बैंकों को, जिस रेट पर देता है वो कहलाती है बैंक रेट। सीधी सी बात। ठीक है। अब हमने ये आज पॉइंट कवर कर लिए हैं। मैं थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, पानी पी के आता हूँ। आप भी थोड़ा पानी पीजिए, फ्रेश होइए, फिर कंटिन्यू। अब हम देखेंगे सेलेक्टिव कंट्रोल। सेलेक्टिव कंट्रोल में पड़ेगी मार्जिन लिमिट, मोरल प्रेशर एंड क्रेडिट रिलेशनिंग। मार्जिन लिमिट क्या होता है? यदि देखा जाए मार्जिन लिमिट के बारे में थोड़ा सा, सॉरी, देखो इसमें क्या होता है, आरबीआई ये बोलता है, आरबीआई एक लिमिट सेट करता है। क्या करता है? आरबीआई एक लिमिट सेट करता है इसमें लोन देने के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्जिन लिमिट की बात हो रही है तो एक लिमिट कहीं ना कहीं वो लगा रहा है। इसको मैं सीधे सा एक एग्जांपल की तरह मैं बोलता हूँ। सपोज दैट आपको मैं क्या बोलूँ, आपको 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। आपने बोला 50 नहीं, मैं आपको ना सीधा 100 पे ही लेके चलता हूँ, ठीक है। मान लो आपको 100 लाख रुपए की नीड चाहिए। आप बैंक के पास गए लोन के लिए। किसके पास गए? बैंक के पास। आपके पास एक ज़मीनी है, जो एक ज़मीन है उसके कागजात है आपके पास। वो ज़मीन 100 लाख रुपए की ही है और 100 लाख रुपए आपको चाहिए लोन के लिए। तो वो बैंक बोलता है कि भाई देखो, तुम 100 लाख की प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं वो मुझे दे दो, बट मैं तुम्हें 100 लाख नहीं दूंगा इसके बदले, या बोलो 1 करोड़ रुपया नहीं दूंगा इसके बदले। मैंने 25% मार्जिन लिमिट सेट कर रखी है। कितनी? आरबीआई ने कितनी कर रखी है? 25%। मतलब ये है कि आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर तुम मुझे दो, मतलब 100 लाख, 1 करोड़ में 100 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के पेपर तुम मुझे दो, बट
मैं आपको 75 लाख रुपए ही दूंगा, क्योंकि 100 का 25% कितना होता है 75 लाख रुपए कैश दूंगा, बाकी के 25 लाख जो है वो आप खुद से कहीं से इंतजाम करो। ठीक है, इट मीन्स ये है कि आपको जितने की लोन है, आपको मान लो 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, कितने का 100 करोड़ का। आपके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है, उसके एक प्रॉपर्टी है, इसकी कीमत है 100 करोड़। ठीक है, बट आपको 100 करोड़ की ज़रूरत है, आप प्रॉपर्टी भी नहीं बेचना चाह रहे, आपको लोन चाहिए, तो आप बैंक के पास गए। किसके पास गए? बैंक के। ये रहा बैंक। ठीक है, आप प्रॉपर्टी पेपर लेके गए, बैंक के पास गए, बैंक ने बोला भाई देखो मैं तुम्हें लोन तो दूंगा बट 100 करोड़ का नहीं देने का। 25% RBI ने लिमिट सेट कर रखी है, मार्जिन लिमिट। ठीक है, 100 करोड़ का 25% काट के, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है और 100 करोड़ ही तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा भाई, मुझे भी तो कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बोलता है कि भाई देखो तुम्हें मैं 25% काट के 100 करोड़ रुपये जब तुम्हें दूंगा, तो मतलब 75 करोड़ रुपये तुम मेरे से ले लो, बाकी 25 करोड़ रुपये आप कहीं से भी इंतजाम कर लो। ठीक है, तो ये होती है आपकी मार्जिन लिमिट। ठीक है, यदि मैं सीधे से बोलूँ कि इसका मतलब ये एक प्रकार का बॉन्ड है। ठीक है, प्रतिबंध है, एक लिमिट है जो RBI द्वारा लोन पर लगाया जाता है, जिसमें लोन देने वाले यह सुनिश्चित करता है या ये डिफाइन करता है कि वह लोन पूरी तरह से या लोन की पूरी राशि को सीधे उधारकर्ता को ना दे, जो उधार मांग रहा है उसको नहीं देना, उसको कुछ % अपनी गिरवी रखी संपत्ति के मूल्य में जोड़ दें। ठीक है, इसका मेन मोटिव ये है कि पर्याप्त मार्जिन हो जिससे अटकलें कम हो। मान लो, ठीक है, और ऋण की एक, अब मान लो इसने 75 करोड़ दिए, अब आप खुद ही देखो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर है, 75 करोड़ रुपए हमने इसको कैश दिया, बाकी के 25 करोड़ तो बच गए ना। प्रॉपर्टी तो हमारे पास बैंक के पास 100 करोड़ की रखी है, लोन तो 75 करोड़ ही दिया, तो इस आदमी पे, ये आदमी इसको जिम्मेदारी बनेगी बैंक को लोन उतारने की, क्योंकि ये तो नुकसान में रहेगा भाई, इसका 25 करोड़ भी तो जा रहा है बैंक के पास। समझ रहे हो नहीं? तो वही सिंपल सी बात है, यही कहना चाह रहा हूँ कि मार्जिन लिमिट का मतलब ये होता है कि आपने जितना लोन चाहिए और जो आपने गिरवी में रखा है, जो भी जितने रुपए की वैल्यू, उसका 75% ये आपको लोन के रूप में मिलेगा। ठीक है, चलें। एक होता है आपका मोरल प्रेशर। मोरल प्रेशर में क्या होता है, RBI बोलता है कि भाई देखो, RBI बोलता है बैंकों को कि तुम लोगों को ना जिस भी रेट पर आप लोन दे रहे हो, जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उसको प्लीज़, उसको मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही रखो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ही इंटरेस्ट रेट को तय करती है। ठीक है, तो वो बोल रहा है RBI बोलता है कि भाई तुम जितने भी बैंक हो और जो तुम लोगों को पैसा दे रहे हो जिस रेट पे, वो रेट मॉनेटरी पॉलिसी से मैच खानी चाहिए, जो हमने नीति बनाई है और उसमें जो हमने इंटरेस्ट रेट रखा है उससे मैच खानी चाहिए। ठीक है, वो एक मोरल प्रेशर दे रहा है, क्योंकि एक हमारा फ़र्ज बनता है कि ये नहीं कि RBI तो आपको पैसे दे रहा है 10% पे और आप लोगों को दे रहे हो 25-30% पे, है ना, तो वो तो एक नैतिक जो होता है, जो मोरल होता है, उसके साथ खेल है। ठीक है, और हमें उसको बनाने के लिए RBI ने मोरल प्रेशर जैसी टर्म का यूज़ किया है। ठीक है, आपका एक होता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग, एक होता है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है RBI क्या करता है, बैंक है, अब बैंक के पास बहुत सारा पैसा है लोन देने के लिए, ठीक है, बहुत सारा पैसा है लोन देने के लिए, तो RBI बोलता है कि देखो भाई, तुम ना वहाँ लोन दो जहाँ ज़रूरत है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दो, तुम MSME में लोन दो, तुम सेल्फ हेल्प
ग्रुप जितना भी है वहाँ पे आप लोन दो। तुम जो डिसेबिलिटी हैं, जो पर्सन विकलांग है उनको लोन दो, जो पुअर हैं उनको लोन दो। वहाँ पर अपने रुपए का ज़्यादा खर्च करो, ये नहीं कि जो पहले से भरा भराया है, जिसकी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज चल रही है उनको पैसा दो। ऐसा मत करो। उस पैसे को आप कुछ परसेंट दो अमीरों को, बाकी परसेंट विकास में जाना चाहिए, एग्रीकल्चर, एमएससी और SFGH में। स्पेशल जो आपका SFGH ग्रुप है महिलाओं का, उसमें जाना चाहिए। तो वो क्रेडिट रेशनिंग के अकॉर्डिंग RBI तय करता है एक सीमा लगा के कि आप एक सीमा का या अपने एक जितना भी आपके पास पैसा है उसका कितना लिमिट आप एक अच्छे क्षेत्र में दे सकते हो विकास के लिए। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट। और आपको मेरा जो पढ़ाना पसंद आ रहा है और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू लाइक। ठीक है, और कहीं भी कमी लगे आपको मेरे लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें। चलिए, गुड नाइट।